मुझे मेरे तो चिंता ये गई कहीं फिर ये कहीं और चला जाएगा। आप समझ नहीं सकते मेरे हाल, मतलब आप मेरे मदर ने पहले इसको पाला। ये ना 15 तारीख को 3 बजे एक वैन आई थी, उस पर आश्रम लिखा हुआ था, तो वो मुझे लगता है वही उसमें 2 लोग पहले भी बैठे हुए थे, दो तीन लोग, और उसको उठा के ले गए। वहाँ से एक वैन आती है जिसके बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है आश्रम या कहूँ वृद्धाश्रम। वैन से कुछ लोग उतरते हैं और इन्हें जबरन वैन में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि रेखा गुप्ता ने इनको 1 करोड़ रुपया 1 महीना पहले ही दिया है, इनका इनाग्रेशन किया है, तो क्या 1 करोड़ रुपया इसलिए दिया है कि आप गली में सड़कों पे कोई लोग बैठे हुए हैं, उठाने हैं तो उनको उठाओ ना, जो जिनको ज़रूरतमंद है। वो ECG करने वाला टेक्नीशियन शॉक रह गया, कहता है ये क्या है, तो ये तो कोई मारपीट हुई है। मैंने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता, ये तो आश्रम वाले हैं। कहते ये पुलिस केस है, इसमें MLC होगी पहले। और ये दिल्ली सरकार, मैं रेखा गुप्ता जो भी है, चाहे CM है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी कोर्ट तक लेके आऊँगा। फॉर्म पे ना आप साइन कर दीजिए और अपना आधार कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा जब आप उठाने गए थे तब नहीं आधार कार्ड में आपने मांगा, तब किससे पूछा, आपने किस लोकल थाने को इन्फॉर्म किया? तो वो कहते पटरी पे बैठे हुए थे। मैंने कहा पटरी पे दुनिया बैठती है, पटरी पे बैठा लेंगे आप, इस वजह से आप किसी को उठा के ले जाएंगे। मिसिंग मामले में पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस मरे हुए बंदे को ढूंढती है, जिंदा आदमी को नहीं ढूंढती। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से एक ऐसा मामला निकल कर सामने आ रहा है जो आपको चौंका कर रख देगा। देखिए, अगर आपके भी घर में बुजुर्ग व्यक्ति है या आप एक खुद बुजुर्ग हैं और आप घर से बाहर टहलने जाते हैं तो इस खबर को ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप घर से टहलने गए हो और आप घर पे वापस ही ना आए, आपको कोई जबरन उठा कर ले जाए, और वो जबरन उठाने वाले कोई किडनैपर्स नहीं, कोई गुंडे नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम वाले होंगे। देखिए, राजधानी दिल्ली में जगह जगह वृद्धाश्रम बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनके बच्चे अपने माता पिता की पालन पोषण नहीं करते। लेकिन अब वृद्धाश्रम का एक ऐसा मामला यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आप मेरे साथ तस्वीरों में एक व्यक्ति देख रहे होंगे, इनकी उम्र महज 60 साल होगी, बुजुर्ग हैं। बताया जा रहा है कि अपने घर से बाहर टहलने निकलते हैं और एक फुटपाथ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि फुटपाथ पर बैठा हर व्यक्ति बेसहारा होगा, गरीब होगा, लावारिस होगा या किसी तरीके से घर से निकाला गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी से सताया हो, कुछ समय के लिए वो वहाँ पे बैठ गया हो, या फिर चल कर वो थक गया हो। आप हम जैसे लोग भी फुटपाथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये थोड़ी देर के लिए फुटपाथ पर बैठ गए। वहाँ से एक वैन आती है जिसके बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है आश्रम या कहूँ वृद्धाश्रम। वैन से कुछ लोग उतरते हैं और इन्हें जबरन वैन में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। परिवार ने इनकी रिपोर्ट लिखवाई मिसिंग की, ये काफ़ी समय गायब रहे, 1-2 दिन तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर इनके किसी रिलेटिव ने बताया कि भाई उसने देखा कि इनको गाड़ी में उठाकर ले गए हैं। अब वृद्धाश्रम में जबरन इनको लेके जाया गया। इनके परिजनों के आरोप है कि इनके साथ मारपीट की गई है, इनको पीटा गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पहले तो मारपीट के निशान आपको साफ तौर पर नज़र आएंगे। ये निशान तभी पड़े जब इन्हें वृद्धाश्रम में लेके जाया जाता है। अब परिवार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये खुद बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है। पिछले 28 सालों से ये डिप्रेशन में है। अब आखिर इनके साथ क्या हुआ, इन्हें ज़बरदस्ती कैसे लेके जाया गया, वो इन्हीं के परिजनों से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर अशोक अरोड़ा है। ठीक है सर, ये आपके भाई हैं, इनका क्या? मेरा छोटा भाई है, इसका नाम जगदीश अरोड़ा है, मेरे से 2 साल छोटा है। ठीक है, क्या हुआ सर इनके साथ और किस दिन की बात है? ऐसा है, ये 28 साल से मेरे पास ही रह रहा है, डिप्रेशन में है। तो घर में भी बैठ के बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है कि सारा दिन घर में रहेंगे, तो थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। तो सवेरे ये 10 बजे निकला है, ये 15 तारीख की बात है, इसी 15 तारीख की। तो 10 बजे सुबह निकला है और ये बोल के गया मैं आ जाऊँगा शाम को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं कहीं अपने काम पे चला जाता हूँ,
2 बजे तक तो मैं घर में ही था, 2 बजे तक ये नहीं आया था। फिर कुछ अर्जेंट में मुझे किसी स्टोरी पे जाना है तो मैं 7 बजे वापस आता हूँ और देखता हूँ कि 7 बजे तक ये घर नहीं पहुँचा। मुझे चिंता होने लग जाती है कि ये 7 बजे तक इतनी देर लेट तो आता ही नहीं है। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है तो अब पीछे से मेरे आया हो और मैं ना मिला हो तो वापस चला गया हो। आस पड़ोस से पूछा, फिर रात को 11 बजे तक वेट हमने फिर भी देखा। फिर उसके बाद तलाश शुरू की, हरिनगर थाने, तिलक नगर थाने, रजौरी थाने, सब जगह मैंने देखा कि भाई अगर किसी के पास कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो, कोई आया हो। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप सवेरे रिपोर्ट लिखा देना। फिर सवेरे अगले दिन जाके मैंने रिपोर्ट लिखाई तिलक नगर थाने में। और रिपोर्ट भी आपको पता है जो पुलिस की कार्रवाई है किस तरह से करते हैं। एक मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरी रिपोर्ट लिखने में ही, जबकि एसएचओ साहब भी मुझे जानते हैं, 2 घंटे उन्होंने लगा दी। आम आदमी की कब लिखेंगे। तो खुद ये पता था कि हमें ढूंढना तो खुद ही है इसको। तो मैंने अपने पोस्टर्स वगैरह बनाए थे, वही सर्कुलेट किए, सोशल मीडिया पे अच्छा सर्कुलेशन किया, लोगों को बोला कि इनको उसका फ़ायदा हुआ जो सर्कुलेट किया जो हमने। तो उससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति, ये महावीर नगर में शिव शक्ति मंदिर है, उसके साथ ही एक बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पे एक ऑटो स्पेयर पार्ट वाला है, उसका नवीन नाम है, उसका मुझे फ़ोन आया, कहता है कि आपका भाई गुम हो गया। मैंने कहा हाँ। कहता है ये ना 15 तारीख को 3 बजे एक वैन आई थी, उस पर आश्रम लिखा हुआ था। तो वो मुझे लगता है वही, उसमें 2 लोग पहले भी बैठे हुए थे, 2-3 लोग, और उसको उठा के ले गए हैं। मैं फटाफट गया, मैंने आईओ को भी फ़ोन किया, एसएचओ से भी बात की, तो उन्होंने कहा सीसीटीवी निकलवाते हैं वहाँ पे, लेकिन सीसीटीवी रात तक नहीं निकले। मैंने कहा हम करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। इसी दौरान मेरे अपने पत्रकार सहयोगी है पूनम, उसने मुझे बताया कि दिल्ली सरकार ने एक वृद्ध आश्रम बनाया बवाना रोड पे, ठीक है, अपना घर आश्रम के नाम से। तो वो कहती है कि उन्होंने कहा है कि जो बुजुर्ग हैं या जो डिप्रेशन के शिकार हैं या कुछ हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो उनको उसमें ले लिया जाए। तो वो कहती है कि हो सकता है वहाँ ले गया। उसने उसका एड्रेस गूगल से निकाला। फिर अगले दिन हम वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जब हम पहुँचे, मैं था, मेरे अपने और पत्रकार सहयोगी नरेश भी थे, हम 3 लोग वहाँ गए। तो वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने फ़ाइल दिखाई हमें, बहुत बड़ा बना हुआ था आश्रम, कई सारे कमरे थे। उन्होंने ऑफिस में एक फ़ाइल दिखाई और फ़ाइल में पूनम ने पहचान लिया उसी टाइम, वही देख रही थी फ़ाइल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान था। 3 दिन मैं इतना परेशान रहा, 2 बार तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, दीनदयाल हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा बीपी शूट कर रहा था। तो उसने पहचान लिया, कहती है भैया तो यहीं पे ही हैं ये आपके। तो ये इसको बुलाया गया, तो ये यहाँ आया, तो इसने कपड़े वही उन्होंने आश्रम वालों ने पहनाए हुए थे। तो मैंने कहा मैं चुप रहा, कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा कपड़े चेंज करा दो, कपड़े चेंज करके आया। तो उस टाइम फिर हम वहाँ से इसको लेके घर आ गए। वहाँ पे पूछा नहीं कि भाई आप लोग लेके आए हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली? क्योंकि इतने तो ये है नहीं कि कुछ बता ना पाए, कुछ तो इनसे पूछा हो। बिल्कुल, उन्होंने जब जाने के टाइम है ना, मुझे एक फॉर्म दे दिया, कहते हैं इस फॉर्म पे ना आप साइन कर दीजिए और अपना आधार कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा जब आप उठाने गए थे तब नहीं आधार कार्ड में आपने मांगा, तब किससे पूछा? आपने किस लोकल थाने को इन्फॉर्म किया? आपने क्या तिलक नगर थाने में हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। तो मैंने कहा किस वजह से आपने उठाया? तो वो कहते पटरी पे बैठे हुए थे। मैंने कहा पटरी पे दुनिया बैठती है, पटरी पे बैठा लेंगे आप, इस वजह से आप किसी को उठा के ले जाएंगे? तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने उनको 2-4 गालियाँ अच्छी सुनाई उनकी। मैं इतना परेशान हो गया था। मैंने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको कोर्ट तक लेके जाऊँगा। लेकिन फिर मैं ये भी परेशान हो रहा था, तो इसके लेके हम आए, घर आए। तो ये रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई, दोनों की। हम नरेश आया और हम वहाँ गए दीनदयाल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि आप ना ईसीजी कराओ। मैंने कहा पहले इसकी ईसीजी कराते, मेरी तो वो बाद में भी हो जाएगी। इसकी ईसीजी करने लगे, जैसे इसकी शर्ट ऊपर की, वो ईसीजी करने वाला टेक्नीशियन शॉक रह गया। कहता ये क्या है? तो ये तो कोई मारपीट हुई है? मैंने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता, ये तो आश्रम वाले हैं। कहते ये पुलिस केस है, इसमें एमएलसी होगी पहले। तो दीनदयाल वाले अस्पताल वालों ने ऐसे, मैं बोलूँगा कि ऐसे लोग हैं इतने परेशान उसके, और कहते हैं कि
हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप एमएलसी के लिए सफदरजंग अस्पताल जाओ, यहाँ पे इसका अल्ट्रासाउंड होगा, पेट में ये काफ़ी सीवियर इंजरी है, काफ़ी सीरियस मैटर है, तो आप हायर सेंटर में जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कम से कम फर्स्ट एड ही करो, कुछ लगाओ। तो नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, लिख के दे दो कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नहीं कर रहे, रिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा रेफ़र कर दो, हम रेफ़र भी नहीं करेंगे। ये हालात हैं। आप देखिए इनकी पर्ची में मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा उस पर्ची में। तो फिर अगले दिन कल हम सफदरजंग अस्पताल गए, इनका एमएलसी कराई, पूरा दिन वहाँ लगा। इनका चेस्ट एक्सरे हुआ, एब्डोमेन का भी एक्सरे हुआ, बीपी के लिए हुआ, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में वहाँ भी किया। वो सारा बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने किया। अब मेरा सवाल ये है कि रेखा गुप्ता ने इनको 1 करोड़ रुपये 1 महीना पहले ही दिया है, इनका इनाग्रेशन किया है। तो क्या 1 करोड़ रुपया इसलिए दिया है कि आप गली में सड़कों पे कोई लोग बैठे हुए हैं, उठाने हैं तो उनको उठाओ ना, जो जिनको ज़रूरतमंद है, जिनका कोई नहीं है। आप देखिए कई ऐसे लोग हैं इनका है ही कोई नहीं, और आप किसी को भी उठा लोगे। मतलब इतनी इनको छूट दे रखी है। ये तो दिस इज़ किडनैपिंग। मैं इनके खिलाफ़ किडनैपिंग का केस करूंगा, और इन्होंने जो मारपीट की है इनकी इसके साथ, जो ये बता नहीं पा रहा, उसका भी मैं इनके ऊपर केस करूंगा। दिखाएंगे आप इनके निशान चोटों के? जो देखिए इनके आरोप हैं कि इनके साथ मारपीट की गई है, और ये आप निशान देख सकते हैं कि क्या कुछ इनकी हालत है। सर एक सेकेंड, देखिए क्या हालत है, आप इनकी समझें कि इन पे क्या कुछ बीत रही है। इनके कैसे चोटों के निशान हैं पूरे पेट पे। डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बाहर हो गया था। हमारे डॉक्टर राजेश मेहता हैं, पिछले 28 साल से वही इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। एक बार पहले भी ये गुम हुआ था, ये पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गया था। वहाँ से किसी फौजी ने, सरदार जी थे, उन्होंने इसकी मदद की, इसको बताया कि भाई इसको फ़ोन नंबर याद था, तो उस फ़ोन नंबर से इसने अपने डॉक्टर का नंबर बताया। तब मैं उसको जम्मू के पास ही एक अखनूर जगह है, मैं वहाँ से इसको लेके आया। मेरे तो चिंता ये गई कहीं फिर ये कहीं और चला जाएगा। आप समझ नहीं सकते मेरे हाल। मतलब आप, मेरे मदर ने पहले इसको पाला, और इसकी बीवी ने इसको साथ धोखा किया। इसके 2 बच्चे हैं, और उन बच्चों मकान पे उसने कब्जा कर लिया, इसको घर से निकाल दिया है। इसको वो ये कालका जी जाता था अपने मकान पे, इसको घर में नहीं घुसने दे। अब बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, 30-35 साल के, ये इसने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। आप इसकी हालात तो देखिए कि कितने आ गए। और उसको मैंने ये करके पाला है, ये किया है। और ये दिल्ली सरकार, मैं रेखा गुप्ता जो भी है, चाहे CM है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको भी कोर्ट तक लेके आऊँगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी आपको उठा। वहाँ मुझे बताया गया कि 242 लोग उन्होंने उठाए हैं। अब 242 में पता नहीं कितने मिसिंग हो चुके होंगे, कितनी मिसिंग रिपोर्ट हो चुकी होंगी जो जानकर है। मैं कहता हूँ आप अपने चैनल के थ्रू आप बताइए कि अपना घर आश्रम में आप जाइए, अगर आपका मिसिंग है, हो सकता है वहीं पे मिले। देखिए कितनी दुआएं आपको मिलेंगी कि आपकी वजह से ये बिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं। और मैं उसका, नवीन का जो ऑटो वाला है, उसका थैंकफुल हूँ कि उसने इन्फॉर्म किया। अगर वो ना इन्फॉर्म करता। आश्रम में मतलब लेके जाते हैं कि भाई इसीलिए कि घर बार नहीं है, वहाँ पे अच्छे से रखा जाता है। ये मारपीट होना किस हद तक, मतलब क्या चल रही है? ये तो गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। मतलब हो सकता है इसको कहते होंगे कि नहला ले, या नहीं नहाना होगा, चाहता होगा, अपनी मर्जी। भाई डिप्रेशन का पेशेंट कई बार नहीं नहाया होगा, कपड़े चेंज करने कहते होंगे या कुछ कहते होंगे, और नहीं किया होगा तो उन्होंने मारपीट कर दी। मतलब अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको प्यार से समझाते हैं, ये करते हैं। ये थोड़ा है कि मैंने आज तक कभी इसके ऊपर एक हाथ नहीं उठाया आज, और इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे आप उठा रहे। अब देखिए जो परिवार का होता है ना, जो वही दर्द समझ सकता है, और किसी को दर्द समझ आएगा नहीं, ना ये रेखा गुप्ता को समझ आएगा। मैं इस रेखा गुप्ता, जिन्होंने 1 करोड़ फंड दिया, मैं RTI लगाऊंगा, पूछूंगा कि उस 1 करोड़ फंड का क्या हुआ, क्या लोगों को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया। मेरी FIR मैंने कंप्लेंट दर्ज कर लिया, मैंने अपने वकील से बात कर ली है। कंप्लेंट मैं आज या कल में दे दूंगा। FIR ये बोलने के हालात में नहीं है, आपने खुद ही देख लिया। MLC में तो साफ आया कि फिजिकल बिल्कुल आ चुका है। तो मैं तो कहूँगा कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये फिज़िकल असॉल्ट सफदरजंग की MLC है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है फिज़िकल असॉल्ट, और ये उसका साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है फिजिकल असॉल्ट। ये सारा लिखा हुआ है।
मैं चाहता हूँ न्याय मिले, हमें जस्टिस मिले और इसको बंद होना चाहिए ऐसे सेंटर को, क्योंकि ये ऐसे सेंटर की वजह, क्योंकि इन्होंने क्या टारगेट दिया हुआ है कि कितने लोग उठाने हैं, किसी को भी उठा लेंगे। अच्छा, हमने आपका पूरा मामला सुन लिया, आपने हेल्प की, अपने भाई को ढूंढा, आपके पत्रकार साथियों ने आपकी हेल्प की, पूरे मामले में पुलिस की कोई भागीदारी मुझे नज़र नहीं आई, कुछ किया नहीं इन्होंने। पुलिस वाले सिर्फ कहते रहे, हालांकि एसएचओ पांडे जी हैं मेरे का अच्छे जानकार हैं, वो कहते रहे हम करेंगे, लेकिन मैंने देखा हुआ है फिर मिसिंग मामले में पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस मरे हुए बंदे को ढूंढती है, जिंदा आदमी को नहीं ढूंढती। उनका एक जिप नेट करके उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप देखेंगे उस वेबसाइट में पिछली बार ये गया था तो मुझे कहते थे कि आप ये बॉडीज़ मिली हैं, आप पहचानो। मैं मॉर्चरी तक, कितनी मॉर्चरी में गया था देखने के लिए। पुलिस ये काम करती है, जिंदा आदमी को नहीं ढूंढती। तो देखिए ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से रहा कि ये व्यक्ति फुटपाथ पे बैठे होते हैं, पटरी पे, और इन्हें जबरन उठा के लेके जाया जाता है, ऐसे परिवार के आरोप हैं। साथ ही साथ मारपीट हुई है, देखिए पेट पे काफ़ी निशान है, ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अपना घर आश्रम जो कि पिछले महीने ही जिसकी इनॉग्रेशन हुई है, रेखा गुप्ता ने 1,000 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का बजट वहाँ पे दिया है कि भाई अच्छे से उसको चलाया जाए, लेकिन इन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया है जिसके चलते ये किसी को भी उठाकर वहाँ पर ले आते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। ये परिवार ने काफ़ी सफ़र किया, दिल्ली पुलिस की कोई भागीदारी मेरे को नज़र नहीं आई। बंदा मिसिंग हो गया, ना वो ढूंढ रहे हैं ना वो खोज रहे हैं, मतलब ये लोग वेट करते हैं कि भाई कुछ हो जाए उसके बाद ही ये कोई एक्शन ले, उसमें भी सालों साल लग जाते हैं। अब इनका मामला कुछ इस तरीके से है कि भाई वहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, और इनके साथ जो भी हुआ देखिए ये वाकई काफ़ी चौंकाने वाला है। और ये पूरा मामला हमें सबक देता है कि हम अपने घर के बुजुर्गों को बाहर ना भेजें। उन्हें बाहर भेजने से भी अब हमें डर लगेगा कि भाई कोई लवारिस समझकर उन्हें उठा ना ले जाए, क्योंकि देखिए मैं कहना नहीं चाहूँगी ये बात, लेकिन मैं कहूँगी जिस तरीके से स्ट्रे डॉग्स पर और आवारा कुत्तों के लिए वैन घूम रही है, अब ये लोगों के लिए भी सेम चीज़ करने लग गए हैं। वैनें इन्होंने छोड़ दी हैं, आश्रम्स की वैन्स घूम रही हैं और ये लोग बाहर निकलते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। जो ऑलरेडी बंदा डिप्रेशन में है अपने 28 सालों से, जिसका भाई उसको पाल रहा है, ना माँ ना उनकी बीवी ना उनके बच्चे रो रहे हैं अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए। जो बंदा ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में है और उसको किस तरीके से पीटा गया, खुदा ना खास्ता इनके साथ कुछ हो जाता या ये आश्रम में ही इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। देखिए बिल्कुल चाहिए कि उस आश्रम पर जो है कोई बड़ी कार्यवाही हो ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपने कहा कुछ हो जाए। मेरे एक पत्रकार मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके भाई को जनकपुरी में, मैं नाम नहीं लूँगा उस आश्रम का क्योंकि तो वहाँ लेके गए थे और उसकी डेड बॉडी आई थी। ये सब होता है। मतलब देखिए आश्रम्स पे भी कभी नशा मुक्ति केंद्र में कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, संदिग्ध मौत लगा देते हैं आगे, लेकिन यहाँ देखिए बुजुर्ग हैं, इनके साथ काफ़ी मारपीट हुई और परिवार इस वक्त सिर्फ जस्टिस मांग रहा है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।